नमस्कार, आप देख रहे हैं द बैकबोन पॉडकास्ट और मैं आत्मजा आपके साथ। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। एक ऐसी समस्या जिसे आज के समय में हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर महसूस करता है। चाहे घंटों तक ऑफिस में बैठकर काम करना हो, मोबाइल फोन लैपटॉप चलाना हो, गलत पोस्चर या फिर लेस फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से, इन तमाम कारणों की वजह से आज के समय में ये बहुत ही कॉमन है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कौन सा बैक पेन काफ़ी सीवियर है, इसको कब इग्नोर किया जाता है और कब डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पारस हॉस्पिटल के ऑर्थोपैडिक स्पाइन सर्जरी के चीफ कंसल्टेंट गौतम आर प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, सबसे पहला तो सवाल है कि आज के समय में जो बैक पेन है ये बहुत ही कॉमन हो गया है, तो कब इसे कॉमन माना जाता है और कितना कॉमन है? बैक पेन इतना कॉमन है कि यदि हम अगर पूरे विश्व का आकलन करें तो सर्दी खांसी के बाद सबसे अधिक जो किसी वजह से अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है वो कमर के दर्द के कारण है। कमर का दर्द आज के युग में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और अच्छी बात है कि 90% टाइम ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता। जैसे आमतौर पे कोई गलत तरीके से बैठ गए या कुछ गलत तरीके से वजन उठा लें या जिम में काफ़ी वेट अचानक से उठा लें, तो इन सब कारणों से भी बैक पेन हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा, लंबा देरी बैठने या फिर मोबाइल पे लैपटॉप पे लंबा देरी काम करने के कारण भी ये सब हो सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा देखा जाता है, इधर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो किन सिचुएशंस में हमें इग्नोर करना चाहिए और कब इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, आम तौर पे जो बैक पेन होता है ये अगर हल्का फुल्का है और कुछ समय आराम करने से या फिर हल्का फुल्का एक कोई दवा लेने से अगर ठीक हो जाए तो ये सीरियस बात नहीं है। लेकिन यदि आपका जो कमर का दर्द है वो काफ़ी दिनों तक है या फिर मरीज को ज़्यादा तंग कर रहा है, उसे जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ या जीवन शैली में जो उसके जो काम करने के जो परेशानी दे रही है, जैसे आगे झुक नहीं पा रहे हैं मरीज़ या फिर चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, तब ये सीरियस है। यदि बैक पेन में कमर के दर्द के साथ पैरों में अगर नस खींच रही हैं, पैर में झुंझुनी या फिर कुछ स्तब्धता हो रही है या पैर में कमज़ोरी आ जाए, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर हो सकता है। कई बार नस ज़्यादा दबने के कारण पैरों में कमज़ोरी, पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है या फिर अगर ज़्यादा परेशानी रही तो शौच में भी कठिनाई हो सकती। इसके अलावा यदि आपका कमर दर्द इतना ज़्यादा तीव्र है, इतना ज़्यादा सीरियस है कि आपको वो नींद से उठा दे रहा है या 24 घंटा जब आप आराम कर रहे हो, खड़े रह रहे हो या बैठ रहे हो या हल्का सा करवट लेने पे भी अगर वो तंग कर रहा है आपको, तो ये मामला जो है ये थोड़ा सीरियस है और इसे अनदेखा ना करें। इसके लिए सीरियस तकलीफ के लिए एक स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी हो जाता है। बट आज के टाइम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बैक पेन रहता है। तो जब नॉर्मल बैक पेन हो तो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि 90% जो बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती है और कुछ दिनों के लिए होती है और फिर ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका बैक पेन आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और ओवर द काउंटर मेडिकेशन से भी यदि उसमें राहत नहीं मिल रही है, तो चाहे यंगस्टर्स हो या बुजुर्ग हो, उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पे काम करने से आप बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। पर जनरली घरों में देखा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। तो कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कब कौन सा स्टेज होता है जब इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है? तो बुजुर्गों में हमने देखा है कि अधिकतर समय हल्का हल्का कमर दर्द रहता ही है, लेकिन अगर वो दर्द आपकी बढ़ती जा रही है और यदि उस दर्द के साथ पैरों में तकलीफ हो रही है या उस दर्द के कारण आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे जांच करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही तरीके से जांच करके इसका डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा करेक्टली, आप इसका सही इलाज नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जब बैक पेन पैर की तरफ बढ़ने लगे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे रेड फ्लैग्स होते हैं, पैर के तरफ पेन होना, पैर में कमजोरी आना, वो दर्द जो
ड्रग से नहीं ठीक हो रहे, ओवर द काउंटर ड्रग से नहीं ठीक हो रहे, वो दर्द जो आपको चलने, खड़े रहने, बैठने, आपके रूटीन एक्टिविटीज में परेशानी पैदा कर रही, वो कमर दर्द जो रात में भी आपको बेचैन कर दे रहा है, वो दर्द जो लेटे लेटे भी बढ़ रहा है, ऐसे दर्द को आपने डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। आज के समय में बैक पेन या यूँ कहें कि गर्दन का दर्द जो है वो बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें? से बैक पेन के बारे में तो अभी हम लोग ने चर्चा की ही। दूसरा जो एक स्पाइन का कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है वो गर्दन का दर्द है। जैसे आम तौर पे चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेशनल्स हो या आज के तारीख में बुजुर्ग भी हो, हम सब मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं। तो अधिकतर समय हम लोग ने देखा है स्क्रीन टाइम आपका 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी होना आम बात है। ठीक है, तो आप जब नीचे मोबाइल देखते हुए पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा समय आपका गर्दन आगे झुका हुआ रहता है, तो गर्दन की मांसपेशियों में कुछ खराबियाँ आती हैं। और ये जब गर्दन के मांसपेशियों में खराबी आती हैं, तब उसके बाद जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है और उसके बीच में जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, वो भी खराब होने लगते हैं। इसका नतीजा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब और आगे बढ़ता है तो नस में दबाव होता है, और फिर नस दबने के कारण हाथ में या पैर में झुनझुनी दर्द हो सकती है। और यदि जो स्पाइनल कॉर्ड, जो मोटी नस कहा जाता है, यदि गर्दन में वो दबने लगे तो माइलोपैथी जो टर्म है, इसका मतलब जैसे आपके पैर हाथ में कमजोरी, यह सब आ सकती है। तो आपने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए यदि आपका गर्दन का दर्द ज़्यादा है, यदि गर्दन का दर्द हाथ में या पैर में जा रहा है, यदि चलने में आपको कठिनाई हो रही है, पैर लड़खड़ा के चल रहे हैं, या जो कॉमन हाथ के फंक्शन से लिखाई, बटन खोलना लगाना, रोटी एक हाथ से तोड़ना, यह सब में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको जटिल प्रॉब्लम हो गई है गर्दन की, तब वो साधारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होके सर्वाइकल माइलोपैथी की ओर जा रहा है, जो कि बड़ी बीमारी है। तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। क्या ऐसी सिचुएशन में लोगों को चिंता करने की ज़रूरत भी है? हाँ, अगर आपके ये सब जो मैंने बताया, पेन जो आपका बहुत बढ़ते जा रहा है, या हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, लड़खड़ा रहे हैं आप चलने के समय, या वॉश बेसिन पे जैसे ही आप मुंह धोने के लिए आंख बंद करते हैं आपको लगता है कि पूरा जमीन डोल गया, आप गिर जाओगे, या जो बटन खोलने लगाने के ये सब हाथ के फंक्शंस आप नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यस, अगर ये सब नहीं है तो आप अभी तक सेफ हो। टू बी हैप्पी, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी से मिलिए, कुछ हल्के फुल्के दवाइयाँ, विटामिन, कैल्शियम, ये सब का सेवन कीजिए, और होपफुली आप सब ठीक रहोगे। जितने सिम्टम्स आपने बताए हैं उससे बचा कैसे जा सकता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारी जीवन शैली की हम क्या करते हैं। जैसे यदि हम लोग अगर कमर की बात करें तो लंबा देरी बैठना नहीं चाहिए। थोड़ा देर आप बैठ गए तो 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम बैठिए, उसके बाद 5 मिनट के लिए उठ जाइए। कमर के लिए आपने कमर के एक्सरसाइज करना चाहिए। मोटापा नहीं हो तो बहुत अच्छा है। यदि आप कुछ वज़न उठा रहे हैं तो बजाय इसके कि आप सामने झुक के वज़न उठाएं, आप यूँ करें कि आप नीचे बेंड हो जाए, घुटना मोड़े और फिर वज़न को उठाएं, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी पे सीधा जोर ना पड़े। वेट रिड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यदि और कोई प्रॉब्लम है आपको या एडिक्शन है, चाहे वो अल्कोहल की हो, स्मोकिंग की हो, ये सब से बचें। और यदि गर्दन की हम बात करें तो गर्दन के लिए नीचे झुक के लंबा देर तक नहीं काम करें। कई बार ऑफिस में अर्गोनॉमिकली आप नहीं बैठ रहे, यानी आपकी मेज का पोजीशन ऐसा है कि कंप्यूटर आपके दाहिने साइड है और आप जो कस्टमर से डील कर रहे हैं वो आपके बाएं साइड है, तो हमेशा आप एक और गर्दन करके आप काम कर रहे हैं, उससे बचिए। आपके जो डेस्कटॉप है उसकी हाइट इतनी एडजस्ट करें कि वो आपके आँख की लेवल पे हो, तो उससे क्या होगा ना कि आपके गर्दन पे ज़्यादा मांसपेशियों पे जोर नहीं पड़ेगी। और इन सब के प्रिकॉशंस के साथ आपने अपने आप पे भी ध्यान देना है। कुछ ना कुछ समय अपने आप के लिए एक्सरसाइज के लिए निकालें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग ने अपने बॉडी का इंटरनल न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट लेना है, बीच बीच में विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करना है,
क्योंकि हालांकि हम सनलाइट एक्सपोजर हमारे यहाँ कंट्री में बहुत है, लेकिन 80 से 90% भारतीयों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी पाई गई है। और विटामिन डी जो है वो केवल हमारे बोन्स के लिए या मसल्स के लिए नहीं, आपके इम्यूनिटी, आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे जटिल जटिल बीमारियों में भी देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी होने से ये सब बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो विटामिन डी का भी सेवन करना है एक डॉक्टर की सलाह लेके। सो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब करें। और जो परहेजी जैसे मैंने गर्दन और कमर के लिए बताया, ये सब यदि करें तो हम लोग कमर दर्द और गर्दन दर्द से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर किसी इंसान में विटामिन डी की कमी होती है तो कितना फ्रिक्वेंटली उसे लेना चाहिए, लाइक ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए? विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी आज इतनी कॉमन हो गई कि हम लोग कई बार टेस्ट भी नहीं करते हैं, और क्योंकि जान रहे हैं कि मरीज अगर गरीबी तबके के हैं तो उन्हें एसिड दे देते विटामिन डी। और उसे लेने का तरीका है कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के कैप्सूल्स या लिक्विड्स आती हैं, जो कि साप्ताहिक डोज 8 लेना चाहिए 2 महीने तक, और उसके बाद उसे हर महीने में एक बार लिया जाए। यदि 8 हफ्ता लेने के बाद भी डेफिशिएंसी परसिस्ट करती हैं तो उसे रिपीट किया जा सकता है या हर 15 दिन पे लिया जा सकता है। याद रखा जाए, विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए है। तो यदि आपके डाइट में, आपके खाने में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी अकेला काम नहीं कर पाएगा। तो विटामिन डी के साथ कैल्शियम रिच डाइट भी होना चाहिए। और कैल्शियम रिच डाइट का मतलब है आपका खाली ये नहीं कि प्रोटीन और कैल्शियम आपके नॉन वेज में ही खाने में मिलता है। कई वेज खाना, जैसे हमारे बिहार में मरुआ रागी जिसे कहा जाता है, उसमें भी कैल्शियम भरमार मात्रा में है। मखाना, स्प्राउट्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब में और नॉन वेजिटेरियन फूड में कैल्शियम प्रोटीन की भरमार मात्रा है। इसका नित्य सेवन करें। खाना में आप चावल नहीं खाएंगे चलेगा, दाल ज़रूर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये हर कोई अगर ये छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दें तो हम लोग एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज बना सकते हैं। अभी आपने कहा कि बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है, सिंस आप बहुत घंटों बैठते हो इस सिचुएशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन्हें उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक्सरसाइज करें या कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, और उन्हें बैठना पड़ता ही है। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, या फिर किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ उनको ध्यान देने की जरूरत? तो चाहे स्टूडेंट्स हो या IT प्रोफेशनल्स या बैंकर्स या हम जैसे कुछ डॉक्टर्स, बैक तो बैक है, ठीक है, और स्पाइन में आपका जोर पड़ेगा, तो उस पर जो प्रेशर है वो हमें कम करना है। तो एक प्रेशर उस पर कम करने के लिए आपका वेट ज़्यादा नहीं हो और आप लंबा देर एक साथ नहीं बैठे। यदि आप 2 घंटा या 6 घंटा भी एक साथ बैठ रहे हैं तो आप उसमें देखें कि हर पौन घंटा में 40 मिनट 45 मिनट में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। खड़े खड़े ही थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलीव कर लें और फिर से आप बैठ जाइए, लेकिन बीच में 5 मिनट का गैप होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पहलू, ये आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके मसल्स को, बैक के, नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और वो जो मैंने आपको पहले बताया, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, इनसे। तो 3 चीज़ हो गया, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लंबा देर एक काम नहीं करना। इन सब से बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, you will be happy forever। इंडिया में हर बीमारी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, और बैक पेन को लेकर भी है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बैक पेन है तो बेड रेस्ट कर लो, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। तो क्या ये वाकई में ऐसा है? इसमें कुछ सच है और कुछ सच नहीं भी है। इससे बेड रेस्ट मदद करता है, लेकिन स्टडी कहता है कि अगर आप 72 घंटे से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं तो मस्कुलर एंड स्केलेटल डीकंडीशनिंग होती है। तो 3 दिन से यदि हम ज़्यादा कंटिन्यूसली बेड रेस्ट करते हैं तो आपके मसल, स्नायुओं की कमजोरियां होने लगती हैं। तो एक्सेप्शनल कंडीशंस है, जैसे किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया है या किसी को बोन टीबी हो गई है या कैंसर हो गया है, कि जिसका इलाज में कुछ और करने के पहले आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इन सब कंडीशन को छोड़ के कॉमन कंडीशंस के लिए बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए फॉर मोर देन 3 डेज। आप 3 दिन तक रेस्ट करो
यदि 3 दिन बाद नहीं वो ठीक हो रहा है तो आपका कुछ ना कुछ इश्यू है, जिसे आपको एक मेडिकल एडवाइस लेने के बाद ही सॉल्व करना है। ऐसा माना जाता है कि पेन किलर लेने से उसका नुकसान भी होता है, और बैक पेन को लेके भी ऐसा माना जाता है कि उससे स्पाइन को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है अगर आप पेन किलर ले रहे हो, तो क्या ऐसा है? देखिए, पेन किलर जो है एक तो दर्द कम करता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। तो जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बैक पेन होता है या कोई भी बीमारी हो, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स आते हैं जिसके कारण कुछ गतिविधियाँ बॉडी में होती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम पेन किलर ही करता है। तो पेन किलर लेना कई बार ज़रूरी हो जाता है। सवाल ये होता है कि जब आप एक्सेस लेते हैं, तो कोई भी चीज़ आप अगर हद से ज़्यादा करें तो नुकसान देगा। तो पेन किलर यदि आप कंटिन्यूसली 10 दिन 15 दिन ऐसे ले रहे हैं तो प्रॉब्लम करेगा। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं 2 दिन 3 दिन तक लें, 5 दिन तक लें, लेकिन सप्ताह भर से ज़्यादा पेन किलर लेना नहीं चाहिए। पेन किलर लेने से एसिडिटी हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, किडनी पे जोर पड़ सकता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक पेन किलर लेना आपके हित में नहीं है। एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जब भी कमर दर्द हो या गर्दन में दर्द हो तो एकमात्र उसका इलाज सर्जरी ही है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर दूसरे ट्रीटमेंट? 90% जो मैं केसेस देखता हूँ, 90% केसेस को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? चाहे आप वो सर्वाइकल का ले लें या कमर का ले लें या पीठ का ले लें, 90% फॉर्चुनेटली 90% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लिए जीवन शैली में बदलाव, कसरत, कुछ दवाइयाँ, और जब इनसे ठीक नहीं हो कुछ पेन ब्लॉक्स, इंजेक्शंस, ये सब भी हम दे सकते हैं। केवल 10% लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भी अभी बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं। डिपेंडिंग ऑन आपका मरीज़ का क्या स्टेटस है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उसकी एमआरआई में क्या क्या फाइंडिंग्स है, हम लोग कई बार ऑपरेशन का निर्णय लेते हैं। बट आई विल से कि ऑपरेशन आज के युग में काफ़ी सेफ हो गया बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपके एनेस्थीसिया ड्रग्स, आपके टेक्निक्स, लर्निंग इतनी अच्छी हो गई है कि जिन 10% लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसमें सक्सेस रेट आज की तारीख में काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग सर्जरी से डरते हैं, क्या उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, मूव करना चाहिए? सर्जरी की आवश्यकता सभी में नहीं होती है, लेकिन जिनमें भी होती हैं उन्हें ऑपरेशन एक अच्छे सर्जन से, एक अच्छे सेटअप में, और सबसे इम्पोर्टेंट सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। सही सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अगर देरी कर दें और उस देरी करने में यदि नस में कुछ कमज़ोरी आ गई या टेम्परेरी डैमेज परमानेंट में चले गए, तब फिर आपको ऑपरेशन से फ़ायदा पूर्ण नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो सर्जरी के लिए सही समय, सही डॉक्टर और सही सेटअप, सही अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। सिंस हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि डाइट अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, तो डाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट बहुत ही कम शब्दों में बताइए कि किस तरह से कौन कौन से एक्सरसाइजेस लोगों को करने चाहिए, और कितने % लोगों में ये पाया जा रहा है, कितना कॉमन है ये बैक पेन अभी? बैक पेन जैसे कभी ना कभी ज़िंदगी में हम सभी को होना है, और आज की तारीख में हम लोग 10 साल के बच्चों में भी बैक पेन के केसेस देख रहे हैं, बैक पेन, नेक पेन के केसेस देख रहे हैं। तो बैक पेन काफ़ी कॉमन हो गया। एक्सरसाइज कम से कम हम लोगों ने 15 से 20 मिनट रोज़ाना करना चाहिए। तो चाहे वॉकिंग हो या फिर आपका रनिंग हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक। और डाइट के बारे में तो हम लोग ने कहा ही, लंबा देर बैठे नहीं, एक पोजीशन में ना रहें, या आप बैठे हैं और टीवी भी देख रहे हैं तो कई बार आराम करने के ख्याल से हम लोग आधा बैठे हैं और आधा लेटे पोजीशन में आ जाते हैं, स्लैंट पोजीशन में। तो उन सब से बचें। आपके बैक का, नेक का पोस्चर इम्प्रूव हो तो आपको ये सब परेशानी होने की संभावना कम हो जाती है। हमारे ऑडियंस को आप कोई मैसेज अपने साइड से देना चाहेंगे अभी? आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम लोग सब अच्छे रहेंगे। उसके लिए आपके जीवन शैली में बदलाव, लंबा ना बैठें, सही तरीके से वज़न उठाएं, आपके गर्दन की, कमर के कसरत करें। और यदि जो भी मैंने रेड फ्लैग साइंस बोले हैं, जब हाथ पैर में दर्द होना, कमज़ोरी होना,
चलने में लड़खड़ाहट, ये सब कोई भी चीज़ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और आजकल इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप कोई अच्छे स्पाइन सर्जन से मिल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक चीज़ ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे स्पाइन सर्जन के नाम से लोगों में आता है खौफ कि आज इनके पास गए तो ये ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा कतई ही नहीं है। स्पाइन सर्जन्स स्पाइन में स्पेशलाइज करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा 90% मेरे पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के ठीक होते हैं, केवल 10% को हम एडवाइस करते हैं ऑपरेशन का। सो डरे नहीं, सही समय पे सही सलाह लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों याद रखिए, जैसा कि डॉक्टर ने खुद ही बताया कि सही पोस्चर, सही लाइफस्टाइल और नियमित एक्सरसाइज करके आप अपने स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द बैकबोन पॉडकास्ट। धन्यवाद।